भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। आहत सिक्के, हिरण्य, पर्ण और स्वर्ण सिक्के। इनमें से कौन से सिक्के हैं जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं? क्वेश्चन नंबर 11 बी आ रहा आंसर, ए आ रहा है। आजा बी ए ए ठीक है दोस्तों, जो बी वाले हैं वो सुन लो और सी वाले भी सुन लो, ठीक है। प्राचीन भारत के सिक्के हैं आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क भी कहा जाता है। क्या? पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। पंचमार्क क्यों कहा जाता है ये भी सुन लो, क्योंकि पहले धातु को गलाया जाता है, उसके बाद इनको पंच करके ऐसे स्टैम्प की तरह पंच करके फिर इन सिक्कों को बनाया जाता है, इसलिए इन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं, ठीक है। और इन पे कोई लेख उत्कीर्ण नहीं है दोस्तों, इन पे कोई लेख नहीं है, बल्कि क्या है? चित्र हैं, जो मछली के, पेड़ों के और हाथियों के ऐसे चित्र बने हुए हैं, और ये पंच करके बनाए गए हैं, इसलिए इनको पंचमार्क कहते हैं। या आहत का मतलब भी किसी पे चोट करना होता है, इसलिए इन्हें आहत सिक्के भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। मल्ल महाजनपद 16 महाजनपदों में एक जनपद, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे के टॉपिक में भी इसका नाम आएगा बार बार, कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में दोनों ये क्या इससे संबंधित थे। तो ये कौन सा जनपद? मल्ल महाजनपद। कौन सा जनपद? मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 ए सी भी आ रहा है, सी, ठीक है। क्या है? तो कुशीनगर और पावा, ये संयुक्त रूप से राजधानी थी। क्या? किसकी? मल्ल महाजनपद की। तो मल्ल महाजन चंपा की यहाँ राजधानी हो चुकी है, वाराणसी हो गया, काशी की, कौशाम्बी की राजधानी हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है अपने पास ये, दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। इसके बारे में चर्चा हो भी चुकी है, और एक बार और देख लो, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? 4 ऑप्शन है, एक आंसर हमें अभिष्ट उत्तर के रूप में चुनना है। 13 में आंसर आया, सही है, ठीक है दोस्तों। चलो फटाफट कमेंट कर दो। ए भी बता रहे हैं, अच्छा, ए डी बिल्कुल सही आंसर आया। ए नहीं, यहाँ आंसर होगा अस्मक। पहले चर्चा कर चुके हैं। अस्मक कहाँ? दक्षिण भारत में। पोटली, जिसकी क्या? पोटली क्या राजधानी? और कौन सी नदी? बोले गोदावरी नदी। कौन सी नदी के तट पे? गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ था। क्या? कौन सा महाजनपद? अब अस्मक की राजधानी पोटली, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद के नाम से जाना जाता था? वाराणसी कौन सी? वही वाराणसी जहां से नरेंद्र मोदी जी की क्या, जहां से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़के आए हैं, वही वाराणसी। तो बताओ कौन से महाजनपद, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र महाजनपद काल में किस नाम से जाना जाता था? ए, क्वेश्चन का नंबर भी डालना दोस्तों। ए ये तो बहुत चर्चा में रहा है ना, चर्चा में रहा है। क्या? काशी को ही वाराणसी कहते हैं। काशी क्या? वाराणसी के आसपास का क्षेत्र क्या? काशी, ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा काशी। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक, ध्यान दीजिए, आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा
भाषा भाष्यों के मूल स्थान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थोड़ा सा क्लिष्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्लिष्ट क्वेश्चन है। किसने ये कहा है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आया था? आए थे मतलब आर्कटिका मतलब उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव दोस्तों? उत्तरी ध्रुव। किसने ये कहा कि आर्य उत्तरी भारत से यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे? सी ऑप्शन आ रहा है, सी। आर्यों का एक ग्रंथ है जैन अवेस्ता। क्या? जैन अवेस्ता। उसमें लिखा हुआ है कि जहां से आर्य आए थे वहां 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं। इसी बात को आधार बना के हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब ने क्या कहा कि आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? आर्कटिक होम ऑफ द आर्याज। तो आर्य कहां से आए थे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार? उत्तरी ध्रुव से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 राजाओं के युद्ध में भरत जन का पुरोहित कौन था? क्या? महाजनपद काल में एक युद्ध हुआ था जो 10 राजाओं के नाम से जाना जाता है। 10 राजन युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें पूछ रहा है कि राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, इसमें भरत जो जन है, कौन सा जन? भरत जन का पुरोहित कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसको त्रिशु वंश से संबंधित था। कौन? भरत जनपद। और भरत जनपद का राजा कौन था? तो बोले सुदामा। कौन था? सुदामा। दोस्तों जब ये युद्ध हुआ तो भरत जनपद का राजा था सुदामा। और यहाँ पुरोहित की बात पूछा है। ठीक है दोस्तों, 16 का आंसर बताएंगे। ए बी ए। कंफ्यूजन होगा ए और बी में ही, तीसरे और चौथे में कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका क्या कारण है देख लो, अभी पूरी स्टोरी समझ लो, आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या? जो विश्वामित्र थे ये पुरोहित थे किसके? भरत जन के राजा सुदामा के। किसके? सुदामा के पुरोहित थे विश्वामित्र। और विश्वामित्र के ऊपर से विश्वास उठ गया। किसका उठ गया? सुदामा का। और इसने क्या किया? विश्वामित्र जी को हटा दिया पद से। और पद से हटाने के बाद वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। वशिष्ठ को जब पुरोहित बना लिया तो क्या विश्वामित्र को लगा बुरा। उसने क्या किया? आसपास के 10 जनों को, कितने जनों को? 10 जन का मतलब यहाँ होता है एक जन, जैसे जनपद और महाजनपद, उससे पहले जन हुआ करते थे, ग्रामों का समूह हुआ करता था जन। ऐसे 10 जन के राजाओं को अपने तरफ मिला करके किसके खिलाफ युद्ध करते हैं? तो किसके? बोले सुदामा के खिलाफ। सुदामा कौन सा? भरत जन का और ऋतु राजवंश का शासक। और उसके बाद क्या होता है? इसमें युद्ध में विजयी रहता है भरत। और इसलिए पुरोहित कौन हुआ? युद्ध में पुरोहित हुआ अपने यहाँ वशिष्ठ। क्या? वशिष्ठ। और जो 10 राजन थे उनका पुरोहित कौन, यानी उनकी तरफ से युद्ध में शामिल होने वाला कौन था? तो विश्वामित्र। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण कौन से वेद से संबंधित है? वैदिक सभ्यता के कुछ क्वेश्चन जो कल अपन ने किए थे और कुछ और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन आज हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण क्या? शतपथ ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है वेदों के सरल रूप। क्या? वेदों के सरल रूप। वेदों के सरल रूप। क्या? ब्राह्मण। तो कौन सा ब्राह्मण यानी शतपथ ब्राह्मण कौन से वेद से संबंधित है, ये हमें बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर आ रहा है सी। ओके, सी। प्रवीण सी। सोच समझ के दीजिएगा उत्तर एक बार दोस्तों। ए भी आ रहा है यहाँ। सही आंसर पे हम नहीं पहुंचे हैं अभी। सही आंसर क्या? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 2। कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद। क्या?
शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरी कौन सी, तो बोले कृष्ण यजुर्वेद। क्या, कृष्ण यजुर्वेद। हमारे दो पखवाड़े भी होते हैं, शुक्ल और कृष्ण, उसमें से ही कृष्ण यजुर्वेद है। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको कहते हैं सतपथ। क्या, सतपथ, सॉरी दोस्तों, सतपथ शुक्ल यजुर्वेद का है। कौन सा, सतपथ। क्या, सतपथ यहाँ होगा, वो होगा शुक्ल यजुर्वेद का, यानी कि कौन सा वेद हो गया, यजुर्वेद। जिन्होंने गलत किया है वो एक बार करेक्ट कर लीजिए। क्या, कौन सा रहेगा यहाँ, यजुर्वेद। यजुर्वेद सतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23वें जैन तीर्थंकर, कितने नंबर के, 23वें। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, और 23वें कौन थे, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। क्या, पार्श्वनाथ। तो यहाँ पूछा है कि 23वें तीर्थंकर किससे संबंधित थे, कौन से महाजनपद से संबंधित थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जल्दी से कमेंट करके, 17 पे अटके हुए हैं अभी, क्वेश्चन चल रहा है 18। आ रहा है आंसर, आ रहा है बी, बी, बी आंसर आ रहा है। 23 में क्या, 23वां नहीं है दोस्त, क्वेश्चन 18वां है। 23वें तीर्थंकर की बात हो रही है यहाँ, पार्श्वनाथ जी की। ठीक है, सही आंसर तक नहीं पहुंचे हो दोस्तों। एक आंसर आया है सही। क्या, एक आदमी का सही आंसर आया है, वो है वाराणसी। बताओ 23वें तीर्थंकर कौन, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ, बोले वाराणसी में। तो कहाँ से संबंधित हुए दोस्तों, वाराणसी से हुए ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में लोगों ने धातु का प्रयोग किया, उनमें से कौन सा पहला धातु था, यानी कि पहली धातु कौन सी थी जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, कौन सी धातु थी, बताइएगा दोस्तों। 4 धातुएं हैं, सोना, चांदी, लोहा और तांबा। मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग करना शुरू किया दोस्तों, बी, डी, परवीन, सही। तो कौन सा, क्या, सबसे पहले जो उपयोग करना चालू किया मानव ने, तो वो धातु थी अपने तांबा। कौन सी, तांबा। तांबे का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिलता है। कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से। सोना और चांदी दोनों का उल्लेख मिलता है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। लोहे का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होता था दोस्तों। किसका, लोहे का प्रयोग। और यहाँ हमें क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कौन से काल में, वैदिक काल में कौन सी धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया, तो यहाँ आंसर होगा तांबा। ठीक है दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक काल में प्रसिद्ध 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिक्षा से संबंधित थे दोस्तों। वैदिक काल में जो 16 संस्कार चलते थे, उनमें से 4 संस्कार ऐसे होते थे, कुछ संस्कार ऐसे थे जो आंसर हमें बताना है कमेंट करके, जो किससे संबंधित थे, किससे संबंधित थे, शिक्षा से। यानी कि शिक्षा से जिन संस्कारों का संबंध था वो कितने थे, केवल यहाँ अपने को बतानी है संख्या। बी, सी, बी। उन्नीसवां गलत बता रहे हो क्या, सही है दोस्त, सही है, एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम वालों ने माना ये आंसर। क्या, तांबा। एग्जाम वालों ने, मानव ने जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया वो धातु थी तांबा। ठीक है दोस्तों, 420, क्या 420, 20 सी। ओके दोस्तों, 4 क्या, अच्छा
चार क्या, चार जो संस्कार थे वो शिक्षा से संबंधित से। बोले विद्यारंभ क्या, विद्यारंभ, उपनयन, समापवर्तन और वेदारंभ, कितने, चार। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा से संबंधित कितने हुए, चार। 20वां क्वेश्चन है व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। कल भी ये क्वेश्चन हुआ था शायद, पर दूसरे रूप में हुआ था। आज ये क्वेश्चन है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर बताइएगा। ऑनलाइन पढ़ाई ए कौन से का है दोस्त, ए ये भी बता दो। डी किस, ए 21, 20 में ए आ रहा है अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, सही आंसर हमें मिल गया। विपाशा, क्या, विपाशा, कौन सी विपाशा, विपाशा वसु नहीं, विपाशा की बात हो रही है, जिसे व्यास नदी को क्या कहा जाता था, विपाशा। कब, प्राचीन टाइम में, यानी वैदिक टाइम में या महाजनपद के टाइम में। ठीक है, और दूसरी क्या है, शतुद्री, सतलज को कहा जाता था वितस्ता। झेलम नदी को कौन सी दोस्त, झेलम नदी को, झेलम नदी को कहा जाता था वितस्ता। शतुद्री, सतलज, सतलज नदी को कहा जाता था शतुद्री। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।